Hello students, welcome to another initiative we are starting today, and that is related to the optional subject for UPSC Civil Services examination. And I will discuss with you the political science and international relations as an optional subject for UPSC Civil Services examination means. You are also aware about the segmentation of marks for UPSC examination, in which if we talk about the optional subject, you have to choose one optional subject for your examination out of 48 सब्जेक्ट. ओके, 48 सब्जेक्ट हैं टोटल. उसमें से आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है एज एन ऑप्शनल पेपर चूज करने हैं. टोटल मार्क्स फॉर यूपीएससी, sorry, total marks for optional subject in UPSC Civil Services examination is basically 500 marks. So the weightage of optional subject is 500 marks in UPSC mains examination. Okay. And there are two papers. Paper 1 and paper 2. Okay. So you can say that 250 marks each paper. 250 marks each paper. तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि 500 मार्क्स का वेटेज अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, तो ये आपके सिलेक्शन के लिए कोर या क्रूशियल रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वी कैन से दैट. ओके. आपको पैटर्न के बारे में इजीली पता होगा. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. इफ देयर आर 4 GS पेपर्स in the civil services mains examination, 2 papers of optional subject, 1 essay paper, okay, and basically 2 qualifying papers. One is compulsory English and another is any particular regional language. Okay. So the weightage of optional paper is 500 marks, which is very crucial for your selection. So every particular student have to choose, and I will also uh, suggest you that while choosing the optional paper, you have to focus on some points like GS में इसका रूल क्या है, रेलेवेंस इन GS, और
आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है. इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव. ओके. तो इन टर्म्स को आपको फोकस करना है जब आप ऑप्शनल पेपर को चूज करोगे. दूसरे पर्सपेक्टिव को अगर हम लेकर चलें कि हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं, PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को हम एज एन ऑप्शनल पेपर क्यों चूज करें. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारे माइंडसेट में आना चाहिए. और इसके पीछे मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा जिसके बेसिस पर आपको क्लैरिटी थोड़ी सी और डेवलप होगी. फर्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि जो PSIR है वो बेसिकली नेचर में आपको थोड़ा इंगेजिंग लगेगा. और इंगेजिंग के साथ साथ ये नेचर में प्रोडक्टिव भी है. ठीक है. दूसरा हम ये कह सकते हैं कि स्कोरिंग पोटेंशियल है इसमें. और स्कोरिंग पोटेंशियल आप देख चुके हो कि प्रीवियस ईयर्स के जो रिजल्ट्स हैं उसमें यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसमें PSIR ऑप्शनल जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है. और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ओवरलैपिंग है बेसिकली वो जर्नल स्टडीज के पेपर के साथ भी है, GS के साथ भी है, जर्नल स्टडीज के साथ भी. और GS में ये आपकी दो टाइप से हेल्प करेगा. अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में बेसिकली जो आपका GS पेपर होता है ऑब्जेक्टिव उसमें आपकी ये हेल्प करेगा. ठीक है. देयर आर टू पेपर्स इन prelims examination. First paper is basically associated with journal studies and second paper is basically associated with aptitude test, civil services aptitude. Okay. And when we talk about mains examination, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको जो GS पेपर 2 है मेंस में उस GS पेपर 2 में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. उसमें आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे एस्पेक्ट को आपको देखना है उसमें. और एक इसका इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये करंट अफेयर्स के साथ काफ़ी रेलेवेंट है. करंट अफेयर्स के साथ रिलेवेंट है. ठीक है. तो आप यहाँ से जनरली समझ सकते हो कि नेचर में डायनेमिक है लेकिन आपको ये करंट अफेयर से अपडेट रखेगा. ठीक है. तो ये कुछ मेन फोकस्ड एरियाज हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो वाइल चूजिंग द ऑप्शनल पेपर. ठीक है. या हम PSIR को क्यों चूज करें एज एन ऑप्शनल पेपर अगर मैं ये बात बोलूं आपसे तो. ठीक है. एक आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात और कर लेता हूं उसके बाद हम फिर सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे अपने. टू पेपर्स हैं एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर 1 तो पेपर 1 को हम दो पर्टिकुलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं.
दो पर्टिकुलर यूनिट हमें ब्रॉड यूनिट्स पढ़नी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दो सेक्शन हैं पेपर वन में, ठीक है। पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए, वो है पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थियरी एंड थॉट। पॉलिटिकल थियरी एंड थॉट्स, ठीक है। और जो सेकंड सेक्शन है जिसको हम सेक्शन बी बोल सकते हैं पेपर वन का, वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब हम अगर पेपर टू को डिस्कस करें, तो पेपर टू में भी दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं थीम। अगर हम सेक्शन वन की बात करें या सेक्शन ए की बात करें, पेपर टू से रिलेवेंट, तो हम ये इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसमें ऐड हो जाएगा, सेक्शन वन में ही है ये भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी, वो सेक्शन बी होगा इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, भारत और विश्व के बारे में। तो हम यहाँ पर अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ और वर्ल्ड के दूसरे देशों के साथ, हम ये कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के साथ, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसे इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। उनसे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या हैं उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आज हम एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अ, ये सेक्शन ए पॉलिटिकल थियरी एंड थॉट से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम स्टेट की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टेट की थ्योरीज में ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट जो है वो स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, की स्टेट क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। फिर वी विल डिस्कस व्हाट इज मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य की संकल्पना क्या है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप, ये राज्य और समाज का क्या संबंध है। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन। आफ्टर दैट गवर्नमेंटलिटी, एंड आफ्टर दैट थ्योरीज ऑफ स्टेट, कि स्टेट के एवोल्यूशन से रिलेटेड, इसके स्टेट के ओरिजिनेशन से रिलेटेड, ये स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, कि राज्य क्या है और उसके तत्व क्या हैं, राज्य के घटक क्या हैं, ठीक है। तो अगर ब्रीफली हम इसको समझने की कोशिश करें स्टेट और उसके एलिमेंट्स को, तो सबसे पहले हम स्टेट की बात कर लेते कि स्टेट जो है उसका क्या मतलब है, ओके बेसिकली। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें तो विद द एक्सेप्शन ऑफ एनार्किस्ट
all political thinkers have regarded state as worthwhile or necessary association. अगर हम एनार्किस्ट को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि एनार्किस्ट क्या चाहते हैं, वो स्टेटलेस या स्टेट के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते। तो जो ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग जो स्टेट के एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करते या किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी में ही बिलीव नहीं करते, ठीक है, तो वो स्टेट को लेकर उनका क्या नजरिया होगा आप ये समझ सकते हैं। तो उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी आइडियोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन सब के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो क्या माना गया है, एक वर्थवाइल या एक नेसेसरी एसोसिएशन माना गया है, ठीक है, जरूरी संगठन है। अब इसको अगर हम कंसीडर करें एज अ पॉइंट, तो द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक गार्नर, गैटल एंड पोलक एंड स्ट्रॉन्ग, अब इन पॉलिटिकल अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो ये गार्नर, गैटल, पोलक और स्ट्रॉन्ग, ये चारों के चारों क्या हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है क्या, सेंट्रलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट है उस स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल स्कोप रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक सेंट्रल प्लेस को फॉलो करता है, ठीक है, सेंट्रल प्लेस को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, so traditional political thinker also believe in the existence and importance of the state, we can say। अब अगर हम गार्नर के अकॉर्डिंग बात करें तो गार्नर का मानना क्या है कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका बिगिनिंग और उसका जो एंड है वो किस पर से रिलेट करता है, स्टेट पर, कि राजनीति विज्ञान स्टेट से ही स्टार्ट होती है और स्टेट पे ही जाकर क्या होती है, फिनिश होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो चाहे वो एंड पॉइंट हो, दोनों में ही स्टेट क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें स्टेट के इंपॉर्टेंस के बारे में इस स्टेटमेंट से ही पता चलता है, अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करें। दूसरा, while describing the scope of subject, these political scientists had preferred to use the term state because it is so comprehensive that it includes all other institutions like government, constitution, etc। ठीक है, तो स्टेट जैसा आज हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं बेसिकली, तो स्टेट को आप जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे हम स्टेट को काउंटर करते हैं इस फॉर्म में स्टेट को कंसिडर करते हैं। लेकिन स्टेट ये है नहीं, स्टेट है क्या, नेचर में कॉम्प्रिहेंसिव है, एक वाइड कॉन्सेप्ट को समेटे हुए है, उसमें सरकार भी शामिल है, सरकार के जो ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो स्टेट को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में देखते हैं, किसमें, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में देखते हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की टर्म में देखते हैं। ओके, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ उस हम आगे हम बात करेंगे, जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कि व्हाट इज द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, व्हाट इज द एक्सेप्शनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट, ये सारी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे आगे।
The term state in modern sense was used for the first time by Niccolo Machiavelli in his book The Prince. सबसे पहले स्टेट वर्ड का यूज मॉडर्न सेंस की, अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें, तो निकोलो मैकियावेली ने अपनी बुक जो द प्रिंस बुक है उसमें किया। अब अदर कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें स्टेट को, तो स्टेट जो है वो क्या है, ग्रीक्स के लिए द कॉन्सेप्ट वॉज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मीन्स डिफरेंट मीनिंग्स या डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ मीनिंग। दे यूज्ड द वर्ड पोलिस। जो ग्रीक्स हैं वो क्या वर्ड यूज करते हैं, पोलिस। और पोलिस का मतलब क्या है, सिटी स्टेट है, सिटी स्टेट। और सिटी स्टेट्स में क्या होता था, तो सिटी स्टेट्स में हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो क्या किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इन राइट्स और ड्यूटीज को अगर आप सिटीजन हो या यू आर अ मेंबर ऑफ द स्टेट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लाइक दैट। आपको उस स्टेट के आपको उस ग्रुप के, आपको उस कम्युनिटी के, जिसको हम सिटी स्टेट बोल रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। एज Catlin points out, they could not more appropriately be described as the city community rather than the modern state. ठीक है। हम यहां पर यह कह सकते हैं कि यह कहना मुश्किल है कि जो सिटी स्टेट है वो एक सिटी कम्युनिटी है, ये एक मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये कहना यहां पर मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि टर्म जब हम मॉडर्न स्टेट के पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो मॉडर्न स्टेट के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। उसमें सिटीजन्स के एस्पिरेशंस भी शामिल होते हैं, उसमें सिटीजन्स के राइट्स भी शामिल होते हैं, सिटीजन के इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं। ठीक है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला टर्म, हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट begin to emerge during later medieval age, but it was not well articulated. It was only the 16th century the term and concept of state became correct. तो ये टर्म ऑफ एस्पेक्ट हमें क्या बता रहा है, ये टर्म ऑफ एस्पेक्ट हमें ये बता रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है स्टेट का, वो कहीं ना कहीं नेचर में क्या है, एम्बिगुअस है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, या उसको अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग मीनिंग्स के साथ यूज किया गया। एक कोई यूनिवर्सलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती स्टेट के कॉन्सेप्ट में। ओके। अब 16th सेंचुरी आते आते जब हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट क्या हुआ, एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट की तरह ओरिजिनेट हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट की तरह स्प्रेड हुआ। ठीक है। स्टेट पहले से भी यूज होता था, लेकिन जो स्टेट पहले यूज होता था उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते थे, उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते थे। लेकिन जो यूनिफॉर्म स्टेटस का जो पार्ट है, कि जो यूनिफॉर्म स्टेट क्या है या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, वो तब तक पॉपुलर नहीं था उतना। ठीक है। अब अगर हम स्टेट को अगर ब्रीफली इसके मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे, तो जो स्टेट, जो मॉडर्न टर्म स्टेट है जो आज हम देखते हैं, ये स्टेटस वर्ड से लिया गया है। स्टेटस वर्ड बेसिकली क्या है, एक लैटिन वर्ड है
एक लैटिन वर्ड है स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस लैटिन वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है इसका, ठीक है। तो जो मॉडर्न स्टेट हम देखते हैं, जो स्टेट वर्ड जो आज हम मॉडर्न टाइम्स में यूज करते हैं, वो एक लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया जिसका मतलब होता है कंडीशन। अब इस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं। द स्टेट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन में अगर हम यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, ये एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। देखो, यूनिवर्सल तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मोर और लेस पूरे वर्ल्ड में सेम है, पहली बात। पावरफुल हम इसीलिए कह सकते हैं कि स्टेट जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, स्टेट क्या है, एक अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। तो अथॉरिटी है इसीलिए मोस्ट पावरफुल है। इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द स्टेट में सेम है, ठीक है। तो हम इस बेसिस पर उसको क्या बोल रहे हैं, इस बेसिस पर हम उसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं, ठीक है। द स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, यहां पर ये टर्म भी है। क्या स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है या ह्यूमन ने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। तो कैसे नेचुरल है या किस सेंस में हम इसको क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग मान सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन ने अपनी नीड को पूरा करने के लिए एक अथॉरिटी को फॉर्म किया। अब वो अथॉरिटी ही क्या है, स्टेट है। या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट पहले से अवेलेबल था, क्योंकि अगर स्टेट नहीं होता तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो हम बात करते हैं कि हाउ ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीसीज, तो उसके बेसिक के पीछे क्या है, ह्यूमन को कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी है। ह्यूमन नेचर में क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। अब एरिस्टोटल का मानना यह है कि ह्यूमन जो है या मैन जो है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, एंड बाय नेचर ही इज पॉलिटिकल बीइंग। तो ह्यूमन सोशल एनिमल है और उसके साथ साथ नेचर उसका क्या है, एक पॉलिटिकल बीइंग होने का भी है। तो सोशल एनिमल एज वेल एज द पॉलिटिकल बीइंग, ह्यूमन के बारे में एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। वेरी फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर। टू हिम टू लिव इन द स्टेट एंड टू बी अ मैन वर आइडेंटिकल। अगर आप मैन हो यानी यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज। तो आप इसीलिए डिफरेंट हो, क्यों, क्योंकि आप स्टेट में रहते हो। और स्टेट की नेसेसिटी क्या है, टू बी अ मैन वर आइडेंटिकल। इफ यू आर मैन, इफ यू आर ह्यूमन, देन यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट। इसी बेसिस पर हम आपको क्या कर रहे हैं, बाकी अदर स्पीसीज से अलग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन एसोसिएशन में रहता है और उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज ए स्टेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। आगे टर्म्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, इन टर्म्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर थोड़ा हमारा जो क्लैरिटी है वो इंक्रीज होगी। द स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। स्टेट क्या है, ह्यूमन एसोसिएशन का हाईएस्ट फॉर्म है, मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट यूनिवर्सल है, ये हम बता चुके हैं। इट इज नेसेसरी बिकॉज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो अगर हम फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट
इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन की नीड ह्यूमन को है, वो क्या है? अथॉरिटी है, या वो क्या है? स्टेट है। इट कंटिन्यूज टू रिमेन फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। एंड हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एवरी ह्यूमन strives for the good life, for the peaceful life, for the harmonious society. And to achieve all these objectives, we need authority. We need an authority, and the authority is basically the state. ठीक है? तो व्यक्ति को समाज में या व्यक्ति को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, अराजकता की स्थिति से बचने के लिए एक अथॉरिटी की आवश्यकता है, और उसी अथॉरिटी को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्टेट। ओके, फिर द कॉमन यूजेस ऑफ टर्म स्टेट इन वेरिड सेंस। तो आपको पता है कि स्टेट आज भी क्या है, अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक यूनिवर्सलिज्म की तरफ बढ़े तो यूनिवर्सलिज्म में स्टेट क्या है, एक यूनिफॉर्म मीनिंग के साथ चलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का वो ऑल ओवर द ग्लोब क्या है, सिमिलर है। वी ऑफन कम अक्रॉस सच phrases एज स्टेट ट्रांसपोर्ट, स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अब ये देखते होंगे कि भाई राज्य परिवहन, स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्टेट से कोई एड मिली इंडस्ट्रीज के लिए। अब यहां पर भी एक बार बार स्टेट टर्म यूज हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट एफिलिएशन, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑल सच यूजेस ऑफ द टर्म स्टेट आर रॉन्ग। तो स्टेट का मतलब इन जो टर्म्स में आज हम देखते हैं, इन टर्म्स में स्टेट को अगर आप बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इन सभी टर्म्स में स्टेट को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो आपका आइडेंटिफिकेशन ये जो कॉमन पर्सपेक्टिव है स्टेट के, या यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव जो है स्टेट के, उसके अगेंस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो स्टेट एड है, स्टेट ट्रांसपोर्ट है, स्टेट स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये सारे क्या हैं, रॉन्ग पर्सपेक्टिव है स्टेट के बारे में। तो यहां पर बात यह आ जाती है फिर राइट पर्सपेक्टिव क्या है स्टेट के बारे में। तो राइट पर्सपेक्टिव को ही आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये सेशन जो है हम इनिशिएट कर रहे हैं। द फैक्ट इज दैट व्हेन वी टॉक ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट, वी रेफर टू दैट ट्रांसपोर्ट विच इज रन बाय द गवर्नमेंट। तो जब हम स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, स्टेट एफिलिएशन की बात करते हैं, तो सीधा सीधा हम उसको किससे जोड़ते हैं, सरकार से जोड़ते हैं। कि स्टेट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को कौन ओन करता है, कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहां पर ये मतलब हो गया कि यहां पर हम स्टेट का जो यूज कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के लिए कर रहे हैं। अब वो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन क्या है, प्राइवेट से डिफरेंशिएशन, कि निजी क्या है, इंडिविजुअल क्या है, कैपिटलिस्ट क्या है, इन पर्सपेक्टिव से डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्टेट वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्टेट का मतलब है वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इस्टेब्लिश करने के लिए है, या डिफरेंशिएशन को परस्यू करने के लिए है। ये ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द स्टेट तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा कि स्टेट और गवर्नमेंट, क्या राज्य और सरकार दोनों सेम है? ठीक है, पहला कंफ्यूजन ये आपके माइंडसेट में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट से तो आप यही समझोगे ना कि एनी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट विच इज कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द स्टेट, सॉरी गवर्नमेंट, वो क्या हो गया, स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया। तो स्टेट इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट, तो क्या गवर्नमेंट ही स्टेट है? एक ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू।
और इसी के बेसिस पर हम इन दोनों के बीच अंतर भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। अनदर इक्वली रॉन्ग यूजेस ऑफ द टर्म इज विद रिगार्ड टू द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। जैसे जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बाद में क्या है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब ये परफेक्ट फेडरलिज्म को फॉलो करता है, क्वासी फेडरल है, ये सब अभी डिबेट का मामला नहीं है। यहां पर हम फेडरेशन नहीं पढ़ रहे, हम यहां पर ये पढ़ रहे कि इंडिया अगर फेडरेशन है तो इंडिया के फेडरेशन के कुछ क्या हैं, यूनिट्स हैं, और वही यूनिट्स क्या हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया फेडरेशन के यूनिट्स क्या हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो भी इंडिया के जितने भी सारे के सारे जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं वो क्या है, वो केवल इंडियन फेडरेशन की यूनिट है। तो क्या हम उन यूनिट्स को स्टेट कह सकते हैं? तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहां पर भी हम रियल मीनिंग स्टेट तक नहीं पहुंचे। फिर क्या हो सकता है, जैसे यहां पे दिया है कि हम पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल को क्या मानते हैं, यूनिट्स ऑफ बिगर स्टेट। तो इंडिया भी स्टेट है और उसकी छोटी यूनिट क्या है, इंडिया इज अ बिगर स्टेट, और उसके छोटे स्टेट्स क्या हैं, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ठीक है, ये सारे के सारे जो सो कॉल्ड स्टेट्स हैं भारत में, ये क्या हैं, आप इनको यूनिट्स ऑफ फेडरेशन अगर बोलोगे तो ये वाला जो मीनिंग होगा इसका वो सही होगा, ना कि स्टेट बोलना सही होगा। ठीक है, ओके, एक ये सेंस हो गया स्टेट का। इन दिस वे वी कैन से दैट though the term state has been distorted in a number of ways to cover a number of diverse units and uses in its political science, it has a definite meaning and precise definition. तो हम ये क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि स्टेट वर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो क्या ये जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्टेट का यूज हो रहा है, क्या ये रियल में स्टेट ही है, या स्टेट का कुछ एक डेफिनेट मीनिंग हो सकता है, या स्टेट का कोई एक प्रिसाइज डेफिनेशन हो सकता है? ठीक है, तो उसी मीनिंग या उसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स को देख लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है स्टेट। उसके बाद हम जब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे तो फिर स्टेट का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्या होगा, स्पेसिफाई होगा। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे हम वर्गीज की बात करें तो वर्गीज के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, वर्गीज के अकॉर्डिंग स्टेट अ पर्टिकुलर पोर्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन है किसका, मैनकाइंड का, जिसको हम क्या मानते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्गीज स्टेट इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, ठीक है, जो मैनकाइंड से रिलेटेड है। तो मैनकाइंड के लिए जो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनका एक पोर्शन जो कि ऑर्गेनाइज्ड है नेचर में, वो स्टेट है वर्गीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वुड्रो विल्सन स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वुड्रो विल्सन के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ। लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स लॉ के लिए आपस में क्या हुए, ऑर्गेनाइज्ड हुए, और ये ऑर्गेनाइज्ड हुए कहां पे, एक डेफिनेट टेरिटरी में। पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ, ये जो लोग हैं वो क्यों ऑर्गेनाइज हुए, फॉर लॉ।
और ऑर्गेनाइज कहाँ हुए? विद इन अ सर्टेन और डेफिनेट टेरिटरी या सर्टेन ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो वुडरल विल्सन के अकॉर्डिंग लोग लॉ को फॉलो करने के लिए, लॉ की एप्लीकेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर टेरिटरी में क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन यहां से आ रही है निकल के। फिर हम सारी डेफिनेशंस को सम अप भी करेंगे। ओके, फिर अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने स्टेट को कैसे डिफाइन किया है? यूनियन ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज का यूनियन, विलेजेस का यूनियन, हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय इट meant अ हैप्पी एंड गुड लाइफ। तो यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि फैमिलीज हों या हम विलेजेस की बात करें, तो इन लोगों का सबका ऑब्जेक्टिव क्या था? गुड लाइफ या हैप्पी लाइफ, हम ये कह सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए जो फैमिलीज हैं या जो विलेजेस हैं, ये क्या हुए? यूनाइट हुए और इन्होंने यूनिफिकेशन से क्या क्रिएट किया? स्टेट। तो इस डेफिनेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि परिवार तथा जो गांव हैं, ठीक है, रूरल यूनिट्स जो हैं, उन्होंने अच्छा जीवन, उत्तम जीवन और खुशी के लिए वो आपस में क्या हुए? संगठित हुए और उनके संगठन से स्टेट का क्या हुआ? ओरिजिनेशन हुआ है। तो ये वुडरो विल्सन का, सॉरी, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। अगर हम चलें सिडविक के अकॉर्डिंग कि सिडविक का क्या मानना है स्टेट के रिगार्डिंग, तो सिडविक बोल रहे हैं कि स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो देखो, जितनी भी अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, उन सभी डेफिनेशन में यूनियन और ऑर्गेनाइज्ड या कॉम्बिनेशन, ये वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, और ये वर्ड कहीं ना कहीं कलेक्टिवनेस की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस in the form of government and governed and united together into a politically organized people of a definite territory। ये एक डेफिनेट टेरिटरी में लोग पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसी गवर्नमेंट से गवर्न भी होते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन क्या होगा? स्टेट होगा। ठीक है, जैसे हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया people forms the government, people form the government by the election procedure, okay, and we can also say that India follows the democracy, and the system of government in India is basically the representative form of government। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब, जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसको फॉर्म कौन करेगा? उसको फॉर्म करेंगे कॉमन पीपल, अपने राइट टू वोट का यूज करके
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करेंगे, चूज करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट एसोसिएशन में आएंगे। और गवर्नमेंट एसोसिएशन में आने के बाद जो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस से वो जो सारे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, उन्हीं के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर जो कॉमन पीपल हैं वो क्या होंगे, गवर्न होंगे। तो सरकार भी फॉर्म करते हैं, और उससे क्या होते हैं भाई, सरकार को बनाना और उसी सरकार से शासित होना और यूनाइट होना आपस में। किस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड है फिर ये, एक डेफिनेट टेरिटरी में। अगर एक डेफिनेट टेरिटरी में हम ये कह सकते हैं यहां पर, सॉरी, एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी है अगर ये, अब इस डेफिनेट टेरिटरी में जो कॉमन पीपल हैं, ये इस टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करें, इफ दे फॉर्म गवर्नमेंट and also governed by this particular government, तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्टेट है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बोर्डिंग की बात करें तो बोर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या है स्टेट, तो बोर्डिंग का मानना यह है कि स्टेट एक एसोसिएशन है। क्या है स्टेट, एक एसोसिएशन है, किसका, फैमिलीज का और उनके कॉमन पोजीशंस का, गवर्न्ड बाय द सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। तो सुप्रीम पावर कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जो भी, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन वर्ड फिर से आ गया, एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज, उससे पहले भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, उससे पहले हमने पढ़ा एसोसिएशन ऑफ द विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म सारे के मोर और लेस सारे टर्म सेम है नेचर में, डेफिनेशन सेम है, ठीक है। अब लास्की की डेफिनेशन देख लेते हैं। लास्की स्टेट को किस में डिफाइन कर रहे हैं, स्टेट क्या है, एक टेरिटोरियल सोसाइटी, एक टेरिटरी में रहने वाली सोसाइटी, डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट, सरकार और विषयों में विभाजित है, whose relationships are determined by the exercise of supreme coercive power, और जिसके रिलेशनशिप किससे डिटरमाइन होते हैं, जो सुप्रीम कोर्सिव पावर है उससे। अब वो कोर्सिव पावर लॉ हो सकता है, कोर्सिव पावर कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, कोर्सिव पावर स्वयं सरकार भी हो सकती है, ठीक है। ये थी टर्म। अब लास्ट टर्म की तरफ अगर हम चलें तो जो गार्नर का डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सबसे ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस डेफिनेशन में अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी उन सारे एलिमेंट्स को कवर करती हुई है ये डेफिनेशन, गार्नर की डेफिनेशन। अब इस गार्नर की डेफिनेशन में बेसिकली है क्या, गार्नर के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो क्या है, एक कम्युनिटी है, ठीक है। मान लो कम्युनिटी है, वहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, एसोसिएशन की बात कर रहे थे, यूनियन की बात कर रहे थे, ठीक है, वो भी, ठीक है। मोर और लेस न्यूमेरस, परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, तो यहां पर आ गया भाई कम्युनिटी आ गई, यानी ऑर्गेनाइजेशन मान लो, यूनियन मान लो, एसोसिएशन मान लो, उसके बाद टेरिटरी वर्ड सब में कॉमन था, यहां भी टेरिटरी वर्ड है। फिर यहां पर एक टर्म ऐड हो जाता है इंडिपेंडेंट, तो ये टर्म फिर सॉवरेनिटी से जुड़ गया, ठीक है, कि सॉवरेन अथॉरिटी होती है स्टेट की, ओके। और नियरली सो एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्म भी क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स रेंडर
हैबिचुअल ओबीडियंस। अब वो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड है कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले लोग गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, जो लॉ बनाएगी, उसको क्या करें, ओबे करें। तब तो हम मानेंगे कि जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रिलेशनशिप है स्टेट का और कॉमन पीपल का, वो क्या रहेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है। दिस डेफिनेशन कवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट के जो भी एलिमेंट है वो हम आगे देखेंगे भी एक एक करके। उन सारे एलिमेंट्स को ये जो डेफिनेशन है वो कवर करती है। ठीक है। और इसमें पहला क्या था, नंबर ऑफ पर्संस की बात हमने की। ठीक है। फिर एक डेफिनेट टेरिटरी की बात हमने कर ली। फिर हमने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की बात कर ली, और हमने इंडिपेंडेंस की भी बात कर ली, सॉवर्निटी की भी बात कर ली। तो यहां पर जो पहला टर्म बन रहे हैं, नंबर ऑफ पर्संस, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ओके। और जो सेकंड जो टर्म है, द ऑक्यूपेशन ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी, तो वो सर्टेन टेरिटोरियल बाउंड्री हो जाएगी या सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट हो जाएगा। हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट हो गया या अथॉरिटी हो गई। पजेसिंग इंडिपेंडेंस और ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये हो जाएगा सॉवर्निटी। ठीक है। तो पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और अथॉरिटी, सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया और सॉवर्निटी, दीज ऑल आर द essential universal elements of the modern state. Okay, we will consider elements of the state. May the state may thus be consist of 4 elements, namely, यहां से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? पहला पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या हो गया ये आपका। ठीक। फिर टेरिटरी, भौगोलिक क्षेत्र हो गया। एक भौगोलिक क्षेत्र होगा। फिर सरकार हो गई। और ये क्या होगी? संप्रभुता होगी। तो अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करेंगे, तो मॉडर्न स्टेट में ये जो 4 एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल भी हैं और एसेंशियल भी हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इसी के बेसिस पर हम मॉडर्न स्टेट के ओरिजिन की परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमसे कोई मॉडर्न स्टेट पूछेगा, तो एनी पर्टिकुलर स्टेट विच हैज द 4 एलिमेंट, व्हाट इज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवर्निटी, ये चारों एलिमेंट किसको फुलफिल करेंगे? मॉडर्न स्टेट को फुलफिल करेंगे। कि अगर मॉडर्न स्टेट है, अगर हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ मॉडर्न स्टेट, तो हम किस बेसिस पर मॉडर्न स्टेट को मॉडर्न स्टेट डिस्क्राइब करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे? इन 4 टर्म्स के बेसिस पर। ठीक है। अब इन सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एक साथ देख लेते हैं, अलग अलग, सॉरी। तो पहला बेसिकली जो एलिमेंट है स्टेट का, वो क्या है? पॉपुलेशन है, जनसंख्या। ठीक है। अब स्टेट बीइंग अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी कंसीव्ड ऑफ विदाउट ह्यूमन बींग्स। तो राज्य में अगर जनसंख्या नहीं, व्यक्ति नहीं, नागरिक नहीं, कुछ भी नहीं, तो राज्य राज्य नहीं है। फिर पॉपुलेशन इज इसेंशियल टू द स्टेट एज थ्रेड्स आर टू पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, जरूरी है बहुत। अ डेजर्ट और माउंटेन पीक वेयर पीपल नॉर्मली डू नॉट लिव कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्टेट। यहां पर वो भी है तो स्टेट के बाउंड्री में आएगा, बट वो स्टेट होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हम उसको स्टेट में कंसीडर नहीं करते। ठीक है।
दिस मच इज देयर फॉर सर्टेन दैट देयर मस्ट बी सम पीपल टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट। इसीलिए स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जहां पर लोग निवास नहीं करते उसको हम स्टेट में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, यह माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ मेनी पीपल शुड बी देयर टू फॉर्म अ स्टेट। अब यहां पर टर्म ये बोल सकते हैं कि क्या स्टेट को एक व्यक्ति अगर है तो क्या हम उसको स्टेट कह सकते हैं? भाई 4 लोग हैं तो क्या हम स्टेट कह सकते हैं? कितने लोग हों एक सर्टेन टेरिटोरियल बाउंड्री में कि हम ये कहें कि ये स्टेट है? तो जनसंख्या क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ पीपल कितने होने चाहिए एक स्टेट को फॉर्म करने के लिए? अब यहां पर फिर टर्म से वही आ जाते हैं कि यहां पर कोई क्लैरिफाइड आंसर नहीं है। अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अलग अलग बातें कही हैं। किसी ने एक नंबर, एक डेफिनेट नंबर दिया, किसी ने और दूसरा नंबर दिया, किसी ने तीसरा। तो फिर किसको कंसीडर करें, फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये द क्वेश्चन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पर्संस नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्टेट कैन नॉट बी आंसर्ड इन कॉन्क्रीट टर्म। कि एक स्टेट को कितने लोग फॉर्म करेंगे इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे पाना संभव नहीं है। ठीक है, या इस पर सारे के सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो एक मत नहीं है। ठीक है, या उसको लेके कॉमन एक्सेप्टेंस नहीं है, हम ये कह सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसके पॉपुलेशन कितना होना चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑल इज दैट इज रिक्वायर्ड देयर मस्ट बी सम ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन इट। रिक्वायर्स ये है कि ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए। अब अगर आप पॉपुलेशन की बात करो तो आप अफ्रीकन कंट्रीज में कितने बहुत कम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं, और आप इंडिया की बात कर लो कितने कितना नंबर ऑफ पीपल है, सबसे ज्यादा लोग भारत में निवास करते हैं। अगर एक कंट्री की बात करें तो कितने लोग शामिल होंगे इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि इस पर सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो एक मत नहीं है, उनका एक कॉमन एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे। दिस डज नॉट मीन अ डजन पीपल सो लिविंग इन अ प्लेस विल फॉर्म स्टेट। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि आप मुझे ये बोलने लगो कि क्या 2 लोग 10 लोग या 12 लोग मिलकर स्टेट बना लेंगे, ये भी बात गलत हो जाएगी। देयर नंबर शुड नॉट बी वेरी स्मॉल बट देयर इज नो लिमिट टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए नंबर। ठीक है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग मिलकर स्टेट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 4 8 10 लोग मिलकर भी स्टेट नहीं बना सकती, ये आपको पता है। सम राइटर्स ट्राई टू सजेस्ट अ लिमिट। कुछ थिंकर्स ने लिमिट बताई है स्टेट की, कि आइडियल स्टेट की क्या लिमिट होना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल थिंकर है प्लेटो, सोक्रेटिस के ये डिसिपल हैं। उन्होंने इफेक्टिव नंबर जो बताया स्टेट के लिए वो बताया 5040, कि अगर यानी एक इफेक्टिव स्टेट में कितने लोग रहने चाहिए, तो 5040 सिटीजन्स अगर हैं किसी एक सर्टेन टेरिटोरियल बाउंड्री में तो हम उसको इफेक्टिव स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, अब उन्हीं के डिसिपल, ये सोक्रेटिस के डिसिपल हैं प्लेटो, और प्लेटो के डिसिपल कौन है? एरिस्टोटल। उन्होंने क्या बोला कि पॉपुलेशन शुड बी लार्ज इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड स्मॉल इनफ टू बी वेल गवर्न्ड। पॉपुलेशन इतना होना चाहिए
जिससे सेल्फ सफिशिएंट का ऑब्जेक्टिव पूरा होता हो और अच्छे तरह से उस पॉपुलेशन को गवर्न किया जा सके। मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि उसको गवर्न करना मुश्किल हो जाए, ठीक है, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर टर्म है। अकॉर्डिंग टू हिम 100 persons वुड रेदर बी टू स्मॉल। 100 लोग तो बहुत कम नंबर हो गया, बट 100,000 वुड बी टू अनमैनेजेबल। उनके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो इन्होंने भी एक कॉन्क्रीट नंबर प्रोवाइड नहीं किया। अब अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो जो है वे स्मॉल रिपब्लिक्स के ग्रेट एडमायरर रहे हैं। तो छोटी जनसंख्या वाले, कम जनसंख्या वाले राज्यों को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको प्रमोट करने की बात करते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात। तो आप देखोगे कि जैसे कंट्रीज हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इन सारे कंट्रीज में क्या है, छोटे छोटे रिपब्लिक हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, और वहां पे ज्यादातर कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं। थॉट दैट 10,000 मे बी एन आइडियल नंबर। अब रूसो के अकॉर्डिंग जो आइडियल नंबर होना चाहिए स्टेट का, वो क्या होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। भाई प्लेटो बता रहे हैं कि 5,040 होना चाहिए। एरिस्टोटल बता रहे हैं कि 100 तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन 100,000 जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ओके। और रूसो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या होना चाहिए आइडियल स्टेट के लिए, 10,000 होनी चाहिए। अब कुछ स्टेट हैं, जैसे अगर हम रसिया की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, ये स्टेट अपने एरिया के हिसाब से इनको हम ये कह सकते हैं कि ये अंडर पॉपुलेशन है या अंडर पॉपुलेटेड है एरिया के रिगार्डिंग। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो एरिया के रिगार्डिंग क्या है, ओवर पॉपुलेटेड है, ठीक है। एरिया छोटा है और लोग क्या हैं, लोग बहुत हैं, ये कह सकते हैं इन कंट्रीज के लिए। तो इन कंट्रीज में फिर टर्म प्रॉब्लम, जो पॉपुलेशन है वो एक प्रॉब्लम का काम करेगी। और जो एरिया के हिसाब से एरिया बड़ा है जिनका, अब ये दो टाइप के कंट्रीज हो गए। ये मान लो इधर ये रसिया वगैरह वाला मामला मान लो, यूएस से, ये यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, नॉट प्रॉब्लम। यहाँ पर टर्म क्या है कि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी हम यही बात कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ लिखें तो देयर फॉर एवरी स्टेट स्ट्राइव्स टू कॉन्फाइन इट्स पॉपुलेशन विद इन इट्स एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो कायदे में तो बात यही है सिंपल सी, कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उतनी होनी चाहिए कि उस कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल है रिसोर्सेज का, उसको यूटिलाइज कर सके पॉपुलेशन। ये ओवर यूज वाली बात ना आए, ठीक है। द फॉर्मर स्टेट्स, फॉर्मर सेट ऑफ स्टेट्स यूएसए, फॉर्मर यूएसएसआर, कनाडा, ये क्या करेंगे, भाई रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है, तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाने की तरफ चलेंगे। और इंडिया और चाइना ये सब क्या करेंगे, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन को कम करने वाले प्रोग्राम्स इनिशिएट करेंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी फिर इसमें। अगला जो कंपोनेंट है वो क्या है, टेरिटरी, ठीक है, कि एक सर्टेन टेरिटोरियल बाउंड्री होनी चाहिए स्टेट के लिए। पहला हमने पॉपुलेशन देख लिया, तो पॉपुलेशन कोई फिक्स नहीं है स्टेट की, वो डिपेंड करता है कि
एरिया कितना है और पोटेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। टेरिटरी इज द सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। द पीपल डू नॉट बिकम अ स्टेट अनलेस दे परमानेंटली सेटल डाउन इन सम टेरिटरी। लोग जो है वो एक स्टेट नहीं बना सकते, कब तक, जब तक वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में परमानेंटली ना रहे। ऐसे नहीं कि आज यहाँ रह लिए, फिर यहाँ रह लिए, फिर यहाँ रह लिए, नोमैडिक वाले फॉर्म वाले लोग हैं, तो ये अलग अलग स्टेट थोड़ी फॉर्म हो जाएंगे। तो स्टेट फॉर्मेशन के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में परमानेंटली रहना जरूरी है, ठीक है। प्रीवियसली फिलोसफर्स लाइक हॉल, डेग्विट एंड सीले did not attach much importance to the permanent settlement of a people in some territory. अब इन फिलोसफर्स की बात करें, इन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, तो ये परमानेंट सेटलमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अब यहां पर टर्म ये है कि क्या जो नोमैडिक पीपल हैं वो स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर बात यही आ जाती है कि जो नोमैडिक पीपल हैं वो स्टेट फॉर्म नहीं कर सकते, या एक ऐसी कम्युनिटी जिसका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है वो स्टेट फॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। और स्टेट फॉर्म करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट जरूरी है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तभी आप स्टेट फॉर्म कर सकते हो। देयर हैव बीन न्यूमरस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप in the early periods of human civilization which occupied no fixed territory. ऐसा है, बहुत सारे नोमैडिक कम्युनिटीज थी जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो था। क्या उन्होंने स्टेट फॉर्म नहीं किया? It is now a fairly common opinion that such tribal formations, so long as they do not settle down on a settled definite piece of territory, do not constitute state. तो जो नोमैडिक कम्युनिटीज वाले लोग थे जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में परमानेंटली नहीं रहे, वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना है आपको। देयर इज नो सच थिंग अ माइग्रेटरी स्टेट। माइग्रेटरी स्टेट जैसी कोई टर्म नहीं होती, स्टेट नेचर में परमानेंट ही होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, जो ज्यूज हैं, वो ज्यूज हमेशा नोमैडिक ही रहे और इसीलिए वो अपने लिए कभी भी एक स्टेट में क्या नहीं कर पाए, यूनाइट नहीं कर पाए, या उनका होमलैंड क्या है हम ये नहीं अभी भी कंसिडरेशन नहीं करते, ठीक है। दे लिव्ड स्कैटर्ड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द पैलेस्टीन, Jewish स्टेट ऑफ इजराइल एंड कॉन्सिक्वेंटली कम इनटू बीइंग। तो टर्म वहां पर वही है कि होमलैंड उनका क्या इजराइल है, क्या होमलैंड पैलेस्टीन है, या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जहां वो रह रहे हैं क्या वो है, उसको आइडेंटिफाई करना टफ है, क्योंकि वी कैन नॉट कंसिडर द होमलैंड फॉर ज्यूज लाइक। तो माइग्रेटरी स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्टेट वही है जिसकी एक परमानेंट टेरिटरी है और उसके सिटीजन्स वही होंगे जो परमानेंटली वहां रह रहे हैं लंबे समय तक, ठीक है। Therefore, territory is indispensable in the making of the state. The authority of state extends not only over persons but over territory. जैसे टेरिटरी, जैसे पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रिएशन स्टेट, उसी इसी टाइप से टेरिटरी भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट टेरिटरी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, हम ये कह सकते हैं। अगला टर्म है विद दिस रिगार्ड टू एक्सटेंड ऑफ टेरिटरी ऑल्सो वी कैन नॉट फिक्स एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। तो यहां पर टर्म वही है कि स्टेट की बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, क्या लिमिट है कोई बाउंड्री की स्टेट की? तो बहुत छोटे स्टेट्स भी हैं, बहुत बड़े स्टेट्स भी हैं। रशिया की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, ठीक है। द मॉडर्न स्टेट वेरी ग्रेटली इन साइज
बहुत बड़े भी स्टेट हो सकते हैं जब मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड द स्टेट ऑफ सेंट मैरिनो, ये केवल और केवल 30 स्क्वायर माइल्स का है, तो बहुत छोटा भी स्टेट हो सकता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पॉलिटिकल थिंकर्स कंसिडर्ड द स्मॉलर स्टेट टू बी बेटर। एक टाइम हुआ करता था, अब भी है ये टर्म, या अभी भी ये बात नहीं है कि स्मॉल ज्योग्राफिकल बाउंड्री वाले स्टेट जो है वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम बड़े बड़े स्टेट्स भी देखते हैं जो आज डेवलप्ड हैं पूरी तरह से, ठीक है। दिस व्यू प्रीवेल्ड इन एंशियंट ग्रीन्स, तो एंशियंट ग्रीन्स ग्रीस में बेसिकली ये विचार पॉपुलर था स्मॉलर स्टेट्स वाला। एरिस्टोटल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ द साइज ऑफ द स्टेट वाज वेरी लार्ज, good administration was difficult, and Rousseau also subscribed to this view. एरिस्टोटल भी ऑफ द ओपिनियन थे और रूसो ने भी इस व्यू को क्या किया, सब्सक्राइब किया, ठीक है। कि जैसे स्मॉल स्टेट को सपोर्ट करने वाले लोग क्या कहेंगे कि स्मॉल स्टेट होगा तो क्या होगा, एडमिनिस्टर कराना आसान होगा, लार्ज स्टेट होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना डिफिकल्ट होगा। ये अलग अलग व्यूज हो सकते हैं लोगों के, ठीक है। दीज राइटर्स वर टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइड पार्सली because the means of transport and communication were then undeveloped, and partly because the representative institution had not yet been well organized. यहाँ पर टर्म क्या है, सॉरी, यहाँ पर टर्म क्या है, यहाँ पर टर्म क्या है कि तब जब हम स्मॉल स्टेट के सपोर्ट की बात करते हैं तो तब जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम थे वो क्या थे, उतने डेवलप्ड नहीं थे। अब ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम बहुत डेवलप्ड हैं, और जब ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स डेवलप हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्या लगता है, अब ये कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहा, ठीक है। ये चीजें हैं, और ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो लार्ज स्टेट्स होते हैं उनमें इकोनॉमिक पोटेंशियल का एक स्कोप होता है हमेशा। द एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी दैट स्टेट शुड possess डिपेंड्स ऑन अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई स्टेट का साइज क्या होना चाहिए, तो स्टेट का साइज कहीं ना कहीं उसके पॉपुलेशन पर डिपेंड करना चाहिए। भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑब्वियस है कि स्टेट का साइज बड़ा होना चाहिए। पॉपुलेशन कम है तो स्टेट का साइज छोटा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन इज लार्जर देन व्हाट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री कैन सस्टेन, complications are likely to arise unless it rapidly becomes highly industrialized। तो टर्म वही है कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कि जो लार्ज पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, रिसोर्सेज को ड्रेन करेगी, या रिसोर्सेज उतने नहीं है जितना उस पर्टिकुलर लार्ज पॉपुलेशन के लिए क्या है, पर्याप्त हो। इसीलिए फिर दूसरे तरीके हमें देखने पड़ते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारी चीजें। लेकिन बेसिक फैक्टर यहां पर यही है कि स्टेट कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका टेरिटोरियल एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड if the population is small, many tracts of territory and population of the state had impelled Aristotle to remark that the territory of a state should be small enough to be well governed। मतलब टेरिटरी इतनी भी बड़ी ना हो कि उसको गवर्न करना आसान ना हो, मतलब इतनी होनी चाहिए कि उसको हम आसानी से गवर्न कर सकें, और सेल्फ सफिशिएंट भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी छोटी हो कि जो उसमें पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज हैं वो उसमें फुलफिल ना हो रहे हो, ठीक है। इट मे बी एडेड दैट द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट ऑल्सो इंक्लूड्स बिसाइड्स द लैंड सरफेस द एंटायर एयर स्पेस अबव द लैंड सरफेस। तो टेरिटरी में वो दोनों चीजें आ जाएंगी। Further, the authority of the state also extends over a part of the sea that touches its territory coast। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि
सी बाउंड्री, ओशियन बाउंड्री, जिसको वाटर बाउंड्री कहते हैं, वो नॉटिकल माइल्स के बेसिस पर डिसाइड होते कि ये इस बाउंड्री से बाहर जो है वो क्या होगा, इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, लाइक दैट। ठीक है। और द एक्सटेंड ऑफ दिस मैरीटाइम और कोस्टल बेल्ट इज इट इज कॉल्ड जनरली 3 miles। वो टर्म अलग है। Finally, it may be remarked that the territory of a state should preferably be contiguous। ठीक है, एक यूनिटरी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये स्कैटर्ड होगी, सेपरेट होगी, तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज होंगी। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि ये इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव देखो आप, तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं किसकी, एक तरफ हम बात कर लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान की, एक तरफ बात कर लेते हैं वेस्ट पाकिस्तान। तो कहाँ ईस्ट पाकिस्तान था, कहाँ वेस्ट पाकिस्तान था, तो ये क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, सेपरेटेड हो गया। तो इन पूरे के पूरे दोनों एरियाज को स्मूथली एडमिनिस्टर करना आसान नहीं था। इसीलिए आप देखोगे कि ये थोड़ा सा डेवलप हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पे, और ये डेवलप नहीं रहा, सरकार का ध्यान उतना यहां पर नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने रिवोल्ट किया, प्रोटेस्ट किया, और आज हम क्या देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की जगह क्या है, एक कंट्री है, सेपरेट कंट्री, बांग्लादेश। फिर क्या होना चाहिए, फिर सरकार होनी चाहिए। तीसरा जो एसेंशियल कंपोनेंट है क्या, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इज द कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट क्या है, स्टेट का एक कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन है, एक अथॉरिटी है। द पीपल में लिव इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ टेरिटरी, बट दैट इनहेबिटेड टेरिटरी कैन नॉट बी टर्म एज ए स्टेट अनलेस द पीपल आर कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन गवर्नमेंट। टर्म वही है कि अगर देखो एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, उसमें रहने वाले लोग हैं, लेकिन अगर ये रहने वाले लोगों को क्या एक कॉमन अथॉरिटी गवर्न नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है, तब भी हम इसको स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे। अथॉरिटी नहीं तो स्टेट भी। ठीक, गवर्नमेंट फॉर्म्स द एजेंसी थ्रू विच द बिल ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो स्टेट का जो बिल है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे उसको फॉर्मुलेट किया जाए, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ये सारा काम किसका है, गवर्नमेंट का है। पॉपुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज ओनली एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द पीपल। तभी तो आप देखोगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एनार्की। तो एनार्किस्ट जो है वो क्या मानते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो जहां पर स्टेट नहीं है वहां पर इनस्टेबिलिटी है, वहां पर क्या है, कियोस है। तो गवर्नमेंट चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। गवर्नमेंट और अथॉरिटी अगर नहीं होगी तो फिर इंस्टेबिलिटी की कंडीशन होगी, एनार्की की कंडीशन होगी। ठीक है, इसीलिए क्या चाहिए, द गवर्नमेंट ब्रिंग्स अबाउट रेगुलेशन। सरकार होगी तो क्या लाएगी, रूल्स बनाएगी, रेगुलेशन बनाएगी। और अगर हमें इक्वेलिटी स्टैब्लिश करनी है, ठीक है, इक्वेलिटी स्टैब्लिश करनी है, जो सोशल हार्मनी की हम बात करते हैं, हमें उसको अगर अचीव करना है तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो सभी लोगों के इंटरेस्ट को क्या करे, लेकर चले और उनके वेलबींग के लिए कार्य करे। ओके, द एंड्स ऑफ द स्टेट कैन बी अचीव्ड थ्रू द गवर्नमेंट ओनली। स्टेट को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्या स्टेट को बनाने का उद्देश्य सोशल हार्मनी था, क्या स्टेट को बनाने का उद्देश्य पीस था? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर आपको फुलफिल करना है तो गवर्नमेंट
or we can say that any particular authority is required. Moreover, the state is incapable of collective action in any sphere without such an agency. All this means that government in one form or another is essential for the existence of the state. तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए गवर्नमेंट इज इसेंशियल, गवर्नमेंट इज मैंडेटरी. ठीक है. अगर हम किससे बचना चाहते हैं, अगर हम क्योस से बचना चाहते हैं, अगर हम एनार्की से बचना चाहते हैं, अगर हम अनस्टेबिलिटी से बचना चाहते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं. वी ऑल नो दैट देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली लेजिस्लेचर, और द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज बेसिकली टू मेक लॉ, टू मेक पॉलिसीज, टू मेक प्रोग्राम्स. Second is executive, so the execution function. And judiciary, it is basically a dispute settlement body. Okay, so the legislature makes law, the executive enforces and execute them, and judiciary interprets and punishes the breach of laws. ठीक है. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट ने बनाए हैं, अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो वायलेट करेगा, तो हु हैज द अथॉरिटी टू पनिश? तो जुडिशरी. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इमैटेरियल सो फार एज द स्टेट इज कंसर्न. तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का फॉर्म अलग अलग हो सकता है. भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी टर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है. और ये जो टर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेट के कंसर्न पर डिपेंड है. इसीलिए आप देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. भाई यूएसए में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग है, इंडिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग है. ठीक है. इट मे बी किंगशिप, डेमोक्रेटिक हो सकता है, डिक्टेटोरियल हो सकता है, और पार्लियामेंट्री हो सकता है जैसा इंडिया में है, प्रेसिडेंशियल हो सकता है जैसे यूएसए में है, फेडरल हो सकता है, यूएसए में भी फेडरल है, फेडरलिज्म फेडरल भी है, प्रेसिडेंशियल भी है, और यूनिटरी हो सकता है. तो गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं. ये हम सारे के सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बात करेंगे आगे, कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, फेडरल का क्या मतलब है, प्रेसिडेंशियल का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, पार्लियामेंट्री का क्या मतलब है. ठीक है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इंडिया फॉलोज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. किसको हम फॉलो करते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और संसदीय सरकारी की व्यवस्था. अ चेंज इन गवर्नमेंट डज नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट. सरकार चेंज हो जाए, इससे स्टेट चेंज हो जाएगा, ये नहीं कहेंगे हम बात. ठीक है. पॉपुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी ना, हम टेरिटोरियल बाउंड्री चेंज हो जाएगी. ठीक है. एक यूनिट चेंज हुआ, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है. और नेक्स्ट जो है लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, जो वेरी इसेंशियल फॉर द स्टेट, सॉवर्निटी, संप्रभुता. और संप्रभुता का सीधा सीधा टर्म है, अगर हम ये बोलें, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति जो है वो क्या है? संप्रभुता है. ठीक है. सॉवर्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इट अलोन डिस्टिंग्विशेस द स्टेट फ्रॉम अनदर एसोसिएशन. दूसरे एसोसिएशंस भी हो सकते हैं, लेकिन उन एसोसिएशंस को स्टेट से अलग कौन करेगा, या स्टेट उन एसोसिएशन से कैसे अलग है, उसका बेस जो है वो सॉवर्निटी है.
सॉवरेनिटी दो टाइप की हो सकती है, इंटरनल सॉवरेनिटी हो सकता है और एक्सटर्नल, वे आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। अब एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं कि इंटरनल सॉवरेनिटी क्या है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है। इंटरनल सॉवरेनिटी इंप्लाइज द सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो टर्म आप यहां पे इतना देख के चलो, इंटरनल सॉवरेनिटी जो होगी वो विद इन द स्टेट होगी, विद इन द स्टेट बाउंड्री, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि स्टेट का सुप्रीमेसी किसके ऊपर, उसके सिटीजन्स के ऊपर, और उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएशन है उनके ऊपर। फिर दिस मीन्स दैट स्टेट possesses authority to secure unquestioned obedience from all citizens to its law। तो सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, उनको अनक्वेश्चनेबली फॉलो करना क्या है, सिटीजन का ड्यूटी है। इफ एनी वन ऑफ देम throws a challenge to its authority by disobeying its law, it can inflict upon him any type of punishment। अगर कोई स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉज को क्या करता है, वायलेट करता है, डिसओबे करता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पनिशमेंट, और ये पनिशमेंट सिंपल वार्निंग से लेके डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्राइम की ग्रेविटी क्या है। सेवियर क्राइम है, अब ये सेडिशन जैसे जो क्राइम्स होते हैं, आप किसी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को क्या कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे सेवियर क्राइम्स हैं, इनमें डेथ पेनल्टी जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और सिंपल डिसोबे करने में वार्निंग देकर भी छोड़ दिया जा सकता है। तो ये ग्रेविटी ऑफ क्राइम पर डिपेंड करेगा कि पनिशमेंट किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल सॉवर्निटी। तो एक्सटर्नल सॉवर्निटी क्या होगी? एक्सटर्नल सॉवर्निटी बेसिकली स्टेट के बाहर की बात है, हम बाउंड्री से बाहर स्टेट की अगर निकले किस सेंस में कि जैसे आप इंडिया मान के चलो, हम इंडिया है और इंडिया को डील करना है श्रीलंका के साथ, मान लो इंडिया को डील करना है पाकिस्तान के साथ, इंडिया को डील करना है मान लो चाइना के साथ। तो यहां पर निर्णय लेने के लिए क्या इंडिया इंडिपेंडेंट है? तो अगर इंडिया इंडिपेंडेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सॉवर्निटी को फॉलो करता है। ये सिंपल सी बात यहां पर ये समझो आप, ठीक है। एक्सटर्नल सॉवर्निटी इंप्लाइज दैट द स्टेट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स एक्सटर्नल एक्शंस। आपके जो एक्सटर्नल एक्शंस होंगे, मल्टीलेटरल ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड है, ओके उन सब में आप इंडिपेंडेंट हो निर्णय लेने के लिए। दिस मीन्स दैट आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्स, टेरिटोरियल बाउंड से बाहर, देयर इज नो अदर स्टेट, गवर्नमेंट, किंग और एनी अथॉरिटी हु मे इश्यू कमांड टू इट्स स्टेट। कमांड आपका ही होगा, कोई और आपको कमांड नहीं देगा एक्सटर्नल इश्यूज के रिगार्डिंग। तब आप कहोगे कि आप एक्सटर्नल सॉवर्निटी को भी क्या करते हो, फॉलो करते हो। It is completely free from any such limitation and it may be voluntarily accept abide by the dictates of the international law and obligation। तो यहां पर टर्म वही है कि इंटरनेशनल लॉ जो बने हुए हैं उनको आपको मानना है नहीं मानना है, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। अगर वो आपकी कहीं ना कहीं सॉवर्निटी को हार्म करते हैं, सॉवर्निटी को लिमिट करते हैं, तो फिर कंट्रीज ऐसे लॉज को, ऐसे रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। और अगर वो सॉवर्निटी को हार्म नहीं कर रहे हैं तो हम वॉलेंटियरली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
In this particular concept, we can say that sovereignty means full authority over citizens within and complete independence from outside. कि हम टेरिटरी के अंदर भी और टेरिटरी के बाहर भी जो एसोसिएटेड इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट हैं. तब हम कह सकते हैं कि हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को भी फॉलो करते हैं. ठीक है. बट सेवरल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट आर डिस्क्राइब्ड बाय राइटर्स. ठीक है. अब देखो, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने भी और बातें कही हैं कि कुछ और एलिमेंट भी होने चाहिए स्टेट में जो एडिशनल है. लेकिन अब जब हम यूनिवर्सल एलिमेंट्स की बात करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट एसेंशियल, जिनके बिना स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, स्टेट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, या हम ये कहें कि यूनिवर्सल स्टेट में कौन से एलिमेंट होने चाहिए. ओके, तो हम इन 4 एलिमेंट की बात करेंगे. लेकिन जैसे बर्गीज की बात हम लोग करें अगर, तो बर्गीज ने कुछ और एलिमेंट्स की बात की है, लेकिन वो स्टेट की मेरिट को या क्वालिटी ऑफ स्टेट को सुधार सकता है. लेकिन ये एसेंशियल है या नहीं है, ये बात हम नहीं कह सकते. या फिर ये कह सकते हैं कि एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर नॉट एसेंशियल इन नेचर. ठीक है. दे कैन बी बेस्ड ऑन मेरिट. ओके. पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी. ये 4 जो हैं, ये क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, वो एसेंशियल नहीं है. वो क्या होंगे, वॉलेंटरीली हो सकते हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टेट इसीलिए हो सकते हैं. ठीक है. ये स्टेट के कंसर्न पर डिपेंड करेंगे कि उनको शामिल करना है, उनको शामिल नहीं करना है. ओके. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next lecture we will discuss another part of your topic. In first lecture basically we initiated, in first lecture we initiated the concept of state. Okay. These theories of the state. And in theories of the state, we start with state and its element. And this particular unit we completed today. And in upcoming lectures, we will discuss about modern state, state-society relationship, political authority and obligation, governmentability, and theories of the state. Okay? So, see you in the next class.